देखिए, आज शुरू करेंगे हम अध्याय 10 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का। अध्याय 10 जो है साक्ष्यों की परीक्षा के विषय में से संबंधित है। इसकी धारा जो है 135 से शुरू होता है। धारा 135 ये कहती है कि साक्ष्यों के पेशकरण और उनकी परीक्षा का जो है क्रम क्या होगा। साक्ष्यों के पेशकरण और उनकी परीक्षा का क्रम। और उनकी परीक्षा का क्रम। ये कहता है कि साक्ष्यों के पेशकरण और उनकी परीक्षा का क्रम क्या होगा। देखिए, इसको पहले देख लेते हैं क्या होता है। ये कह रहा है साक्ष्यों के पेशकरण और उनकी परीक्षा का क्रम क्रमशः सिविल और दांडिक प्रक्रिया में तत्समय संबंधित विधि और पद्धति द्वारा तथा ऐसी किसी विधि के अभाव में न्यायालय के विवेक पर विनियमित होगा। तो ये जान रहा है कि साक्ष्यों का जो पेशकरण है या साक्ष्यों को पेश किया जाएगा वो किस प्रकार से किया जाएगा। तो पहला ये कहता है कि सिविल प्रक्रिया, ये याद रखना है आपको, सिविल प्रक्रिया और आपकी दांडिक प्रक्रिया। सिविल प्रक्रिया और दंड प्रक्रिया प्रक्रिया तो कुल मिला के सिविल प्रक्रिया संहिता में जो क्रम दिया गया है उसके अनुसार अगर सिविल मैटर है तो, और अगर दांडिक कोई मैटर है, आपराधिक कोई मैटर है, तो दंड प्रक्रिया संहिता के अनुसार जो है उसका क्रम जो है निर्धारित किया जाएगा कि साक्ष्य को किस प्रकार से ग्रहण किया जाए। अब तीसरी बात कहता है कि मान लीजिए अगर सिविल प्रक्रिया संहिता और आपकी दंड प्रक्रिया संहिता में कोई क्रम नहीं बताया गया है, ऐसी स्थिति में जो है न्यायालय जो है अपने विवेक से उसका क्रम निश्चित करेगा। न्यायालय अपने विवेक से। कौन सी स्थिति में? जब इन दोनों में कोई क्रम ना दिया गया हो तब। जब दोनों में कोई क्रम ना दिया गया हो साक्ष्य को ग्रहण करने के बारे में, दोनों विधियां मौन हो, ऐसी अवस्था में जो है न्यायालय अपने विवेक से जो है साक्ष्यों की परीक्षा कैसे की जाएगी या साक्ष्यों को कैसे पेश किया जाएगा, उसको कैसे ग्रहण किया जाएगा, उसके बारे में निर्धारित करेगा। ये कब करेगा? जब कोई प्रक्रिया ना दी हो। तो अगर कोई पूछता है आपसे कि भी कैसे निर्धारित किया जाएगा साक्ष्यों की परीक्षा का जो पेशकरण है या साक्ष्यों को कैसे पेश किया जाएगा, उसका निर्धारण कैसे होगा, उसका निर्धारण जो है सिविल प्रक्रिया संहिता या फिर दंड प्रक्रिया संहिता के अनुसार निर्धारित किया जाएगा। और कोई कहता है कि अगर मान लीजिए इन दोनों में नहीं दिया गया है तो कैसे करें, तो फिर न्यायालय स्व विवेक से या कह लीजिए अपने आप से जो है उनकी परीक्षा का क्रम क्या कर सकता है, निर्धारित कर सकता है। तो तीन तरीके हो गए। एक तरीका है सिविल प्रक्रिया संहिता, दूसरा है आपका दांडिक प्रक्रिया संहिता, और तीसरा है न्यायालय के अपने विवेक से। सिविल मतलब मैटर होगा तो सिविल प्रक्रिया संहिता का पालन किया जाएगा, और दांडिक अगर कोई मैटर होगा तो दंड प्रक्रिया संहिता का पालन किया जाएगा। और अगर मान लीजिए दोनों में कोई विधि नहीं है या मान लीजिए मौन है विधि, तो फिर आपका जो है न्यायालय अपने विवेक से जो है परीक्षा का क्रम तय करेगा। अब देखिए सेक्शन 136। 136 कहता है न्यायाधीश साक्षी ग्राह्यता के बारे में निश्चय करेगा। ये याद रखना है। जो है सेक्शन न्यायाधीश, न्यायाधीश इंपॉर्टेंट सेक्शन है। साक्ष्य की ग्राह्यता के बारे में अवधारण करेगा। क्वेश्चन पहला तो यही आता है कि इस बात का निर्धारण कौन करेगा कि ये जो साक्ष्य है वो ग्रहण करने योग्य है या नहीं। इसका निर्धारण जो है न्यायालय करता है या न्यायाधीश करता है। कौन करता है? न्यायाधीश करता है। किस धारा में करता है? धारा 136 के अधीन करता है। ये भी ध्यान रखेंगे कि कोई साक्ष्य ग्रहण करने योग्य है भी या नहीं, तो उसका निर्धारण कौन करता है? उसका निर्धारण जो है न्यायाधीश करता है। किस धारा में करता है? धारा 136 में करता है। जो भी एविडेंस आप न्यायालय के समक्ष पेश करना चाहते हैं, तो सबसे पहले न्यायालय इस बात को देखेगा कि जो साक्ष्य आप न्यायालय के समक्ष पेश करने वाले हैं वो साक्ष्य ग्रहण करने योग्य है भी या नहीं भी, है ना। तो न्यायालय ये देखेगा कि वो साक्ष्य सबसे पहले कि जो भी आप एविडेंस पेश कर रहे हैं वो ग्रहण करने योग्य है अथवा नहीं। तो न्यायाधीश किस धारा में देखता है? ये धारा 136 में देखता है। देखिए धारा 136 क्या कहती है, पहले से देखें। दो तीन बातें इसमें हैं। पहला कहता है जबकि दोनों में से कोई पक्षकार किसी तथ्य का साक्ष्य देने की प्रस्तावना करता है
तब न्यायाधीश साक्ष्य देने की प्रस्तावना करने वाले पक्षकार से पूछ सकेगा कि अभिकथित तथ्य यदि वह साबित हो जाए किस प्रकार सुसंगत होगा, और यदि न्यायाधीश यह समझता है कि वह तथ्य यदि वह साबित हो गया है तो सुसंगत होगा, तो वह उस साक्ष्य को ग्रहण करेगा, अन्यथा नहीं। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि जो दो पक्षकार होते हैं ना किसी भी मामले में, कि दोनों पक्षकारों में से जो भी न्यायालय के समक्ष साक्ष्य देना चाहता है, दोनों पक्षकारों में से कोई भी, दोनों में से कोई भी जो साक्ष्य प्रस्तुत करने की प्रस्तावना करता है, जो है एविडेंस न्यायालय के समक्ष देना चाहता है, तो ऐसा व्यक्ति जो न्यायालय के समक्ष एविडेंस देना चाहता है, साक्ष्य देना चाहता है, न्यायालय उस व्यक्ति से पूछ सकता है कि जो आप साक्ष्य न्यायालय के समक्ष दे रहे हैं ये किस प्रकार सुसंगत है। किस प्रकार क्या है? सुसंगत है। सुसंगत है, सुसंगत मतलब रिलेवेंट है। आप जानते हैं धारा 5 आपने पढ़ी है कि किन तथ्यों का साक्ष्य दिया जा सकता है जो विवादक और सुसंगत होते हैं। केवल उन्हीं तथ्यों का साक्ष्य दिया जा सकता है जो विवादक होते हैं और सुसंगत होते हैं। इसीलिए न्यायालय यहाँ पूछ सकता है, जो भी व्यक्ति जो है न्यायालय के समक्ष साक्ष्य देना चाहता है, न्यायालय उनसे पूछ सकता है कि जो भी एविडेंस आप न्यायालय के समक्ष पेश कर रहे हैं वो किस प्रकार सुसंगत है, किस प्रकार रिलेवेंट है मामले से। अगर वो रिलेवेंट है तो न्यायालय उस तथ्य को प्रस्तुत करने की अनुमति, या कह लीजिए उस साक्ष्य को प्रस्तुत करने की अनुमति दे सकता है। और अगर उस साक्ष्य को न्यायालय देने की अनुमति देता है तो माना जाएगा कि वो साक्ष्य जो है सुसंगत है। अगर न्यायालय किसी तथ्य को प्रस्तुत करने की अनुमति दे देता है तो माना जाएगा कि वो तथ्य क्या है? सुसंगत है। ठीक है, तो जो भी पेश करना चाहता है उससे न्यायालय क्वेश्चन कर सकता है कि आप किस प्रकार से इस तथ्य को जो है मामले की परिस्थितियों में सुसंगत समझते हैं। ठीक है, अगर वो सुसंगत होगा और न्यायालय ने अगर उसे पेश करने की अनुमति दे दी है तो मान लिया जाएगा कि वो तथ्य क्या है? सुसंगत है। अगर सुसंगत नहीं होगा तो न्यायालय मना भी कर सकता है। ठीक है, पहली बात है ये। दूसरी बात देखिए, यदि यह तथ्य जिसका साबित करना प्रस्तावित है ऐसा है जिसका साक्ष्य किसी अन्य तथ्य के साबित होने पर ही ग्राह्य होता है, तो ऐसा अंतिम वर्णित तथ्य प्रथम वर्णित तथ्य का साक्ष्य दिए जाने के पूर्व साबित करना होगा। जब तक कि पक्षकार ऐसे तथ्य को साबित करने का वचन ना दे दे, न्यायालय ऐसे वचन से संतुष्ट ना हो जाए। ये क्या कह रहा है? आपने अभी कुछ दिनों पहले ही पढ़ा होगा, कुछ तथ्य ऐसे होते हैं जो आप कोई भी एविडेंस अगर देना चाहते हो तो कुछ तथ्य ऐसे होते हैं जिनको, जो तथ्य आप साबित करना चाहते हो उससे पूर्व साबित करने होते हैं। तो अगर कोई ऐसा एविडेंस आप देना चाहते हो जिसमें कोई पूर्व तथ्य विद्यमान है, मतलब उस पूर्व तथ्य को आपको पहले साबित करना पड़ेगा, तो न्यायालय उस व्यक्ति से कह सकता है कि भाई इसका पहले पूर्व तथ्य जो पहले पूरी बात है वो आप साबित करें, या फिर उस व्यक्ति ने कह दिया हो कि वो उस पूर्व तथ्य को साबित करने के लिए तैयार हो और न्यायालय उसकी बात से क्या हो? सहमत हो, तो ऐसे तथ्यों को न्यायालय स्वीकार कर सकता है। कुछ बातें ऐसी होती जैसे मृत्युकालिक कथन है, मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी मृत्युकालिक कथन को साबित करना चाहता है, तो आप जानते हैं कि जब मृत्युकालिक कथन कोई व्यक्ति साबित करना चाहता है तो उसे सबसे पहले उस व्यक्ति की मृत्यु साबित करनी पड़ेगी। तो न्यायालय उससे ये कह सकता है कि आप मृत्युकालिक कथन देना तो चाहते हैं, ग्राह्य भी है मृत्युकालिक कथन, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले ये तो साबित करें कि इस व्यक्ति की मृत्यु हो गई है या नहीं हो गई। तो कुछ तथ्य ऐसे होते हैं जिसमें पहले आपको पूर्व कथन साबित करने पड़ते हैं। अगर पूर्व कथन वाला तथ्य है कोई पूर्व कथन, तो न्यायालय उससे पहले पूर्व कथन साबित करने के लिए कह सकता है। तो ऐसा व्यक्ति से पूर्व कथन साबित पहले करा सकता है, तब जाके जब पूर्व कथन साबित हो जाएगा, मान लो आप मृत्युकालिक कथन साबित करना चाहते हैं तो पहले मृत्यु साबित करना पड़ेगी, फिर आप वो कथन न्यायालय के समक्ष दे सकते हैं। या फिर वो व्यक्ति रजामंद हो जाता है इस बात पे कि हाँ वो पूर्व कथन साबित करने के लिए तैयार है, तो न्यायालय उसके साक्ष्य को ग्रहण कर सकता है। ठीक है, ये दूसरी बात होगी। ठीक है, ये सुसंगतता की बात हो गई, जो ये कहता है पूर्व कथन। अब तीसरी बात देखिए, कहता है यदि एक अभिकथन तथ्य की सुसंगति अन्य अभिकथित तथ्य के प्रथम साबित होने पर निर्भर हो, तो न्यायाधीश अपने विवेकानुसार या तो दूसरे तथ्य के साबित होने के पूर्व प्रथम तथ्य को साक्ष्य दिया जाना अनुज्ञात कर सकेगा, या प्रथम तथ्य का साक्ष्य दिए जाने के पूर्व द्वितीय तथ्य का साक्ष्य दिए जाने की अपेक्षा कर सकेगा। ये कह रहा है क्रम की बात कह रहा है। ये तीसरी जो बात है क्रम की बात है। आप जानते हैं पूर्व कथन की अभी अपन ने बात करी, तो ये कह रहा है कि पहले पूर्व कथन साबित करना होगा, फिर आपको अन्य तथ्य साबित करना होंगे, है ना, ऐसा बात है। अब ये कह रहा है कि ऐसा अगर कोई तथ्य है जिसमें कोई पूर्व कथन भी शामिल है और उसके बाद आप पश्चातवर्ती कोई कथन साबित करोगे, तो ये न्यायालय का विवेक अनुसार है। न्यायालय कह सकता है कि पहले आप पूर्व कथन साबित करें, उसके बाद जो है आप द्वितीय कथन जो है, जो भी द्वितीय कथन है उसको साबित करें या उसको दें, है ना। अगर दो कथन है, देखिए कुछ बातें ऐसी होती है जिसमें दो कथन है, अगर कोई
कथन है जो दो बातें हैं उसमें, एक पूर्व कथन है और एक द्वितीय कथन है। तो अगर कोई ऐसा कोई साक्ष्य है जिसमें दो बातें हैं, जिसमें एक पूर्व कथन भी है और एक द्वितीय कथन भी है, तो ऐसा कोई साक्ष्य जहां पूर्व कथन और द्वितीय कथन दोनों की बातें हैं, वहां ये कह रहा है कि भाई उन तथ्यों में से पहला कथन कौन सा साबित किया जाएगा, तो ये न्यायालय के विवेक पर निर्भर करता है। न्यायालय चाहे तो पहले पूर्व कथन को साबित करने के लिए कह सकता है, आपसे कह सकता है कि भाई पहले पूर्व कथन साबित करें उसके बाद द्वितीय कथन, जैसा क्रम है वैसा। या फिर न्यायालय कह सकता है कि एक काम करिए, पहले द्वितीय कथन साबित करिए फिर पूर्व कथन साबित करिए। तो जैसा न्यायालय को उचित लगता है मामले की परिस्थितियों को देखते हुए, वैसा न्यायालय निर्णय ले सकता है कि कौन से कथन को उसको पहले साबित कराना है। कई बार ऐसा होता है कि जो सुसंगत तथ्य होता है वो दो कथनों में होता है दो बातों में होता है, तो न्यायालय उनमें से कोई सी भी बात पहले साबित करा सकता है, कह सकता है कि पहले पूर्व कथन जैसा है या फिर उसके बाद द्वितीय, या फिर न्यायालय ये भी कह सकता है कि एक काम करिए, पहले पूर्व कथन साबित कर दीजिए, बाद में जो है आप बाद पहले द्वितीय कथन साबित कर दीजिए, उसके बाद जो है पूर्व कथन साबित कर। तो ये न्यायालय का जो है विवेक की शक्ति है, न्यायालय दोनों में से कोई भी कथन पहले या बाद में साबित करा सकता है, ये न्यायालय का विवेकीय शक्ति है। न्यायालय चाहे तो पहले पूर्व कथन साबित कराए, या न्यायालय चाहे तो बाद में द्वितीय कथन साबित कराए, या पहले द्वितीय कथन साबित कराए और बाद में पूर्व कथन साबित कराए, ये न्यायालय का विवेक अधिकार। अब देखिए एक या दो उदाहरण अपन इसमें से देख लेते हैं। पहला उदाहरण कहता है, का प्रस्तावना की गई एक व्यक्ति की जिसका मृत होना अभिकथित है सुसंगत तथ्य के बारे में कथन जो कि धारा 32 के अधीन सुसंगत है, 32 मतलब मृत्युकालिक कथन के रूप में सुसंगत है, साबित किए जाए, इससे पूर्व की कथन का साक्ष्य दिया जाए, उस कथन के साबित करने की प्रस्तावना करने वाले व्यक्ति को यह तथ्य साबित करना होगा कि व्यक्ति मर गया है। जो मैंने अभी आपको बताया वही कह रहा है कि एक व्यक्ति जो है किसी व्यक्ति के मृत्युकालिक कथन को जो है साबित करना चाहता है न्यायालय के समक्ष, तो उसकी ये जिम्मेदारी है कि वो उस मृत्युकालिक कथन साबित करने से पूर्व उस व्यक्ति की जो है मृत्यु को क्या करे, साबित करे। ठीक है। दूसरा उदाहरण देखिए, दूसरा कहता है, वह प्रस्तावना की गई है ऐसी दस्तावेजी की अंतर्वस्तु को जिसका खोई हुई होना अभिकथित है प्रतिलिपि द्वारा साबित किया जाए। यह तथ्य की मूल खो गई है, प्रतिलिपि पेश करने की प्रस्तावना करने वाले व्यक्ति को यह प्रतिलिपि पेश करने से पूर्व साबित करना होगा। ये कह रहा है कि भाई एक व्यक्ति है जो कोई चोरी की वस्तु वगैरह है उसमें कोई प्रतिलिपि वगैरह द्वारा जो है किसी तथ्य को साबित करना चाहता है प्रतिलिपि के द्वारा। तो आप जानते हैं कि प्रतिलिपि कब दे सकता है कोई व्यक्ति, प्रतिलिपि मतलब एक तरीके से सेकेंडरी एविडेंस हो गया। तो सेकेंडरी एविडेंस व्यक्ति कोई कब दे सकता है, जब वो ये साबित कर देता है कि जो मूल दस्तावेज है वो खो गया है या मिल नहीं रहा। तो वो वही बात कह रहा है कि जब कोई व्यक्ति सेकेंडरी एविडेंस से किसी तथ्य को साबित करना चाहता है तो उसको ये साबित करना होगा कि जो प्राइमरी एविडेंस था वो क्या हो गया है, खो गया है या मिल नहीं पा रहा है। ये बात उसको पहले साबित करनी पड़ेगी, तभी जाके वो है उसका सेकेंडरी एविडेंस जो है न्यायालय में दे सकता है। अब बाकी उदाहरण आप घर पे देखेंगे। देखिए 137 और देख लीजिए, सेक्शन जो है 137। 137 जो कहता है आपकी मुख्य परीक्षा। अब ये परीक्षा कहता है वही परीक्षा कैसे होती है, मुख्य परीक्षा, प्रति परीक्षा और पुनः परीक्षा। धारा 137 में क्या क्या बताया है, मुख्य परीक्षा तीनों बताया है इसमें, मुख्य परीक्षा, प्रति परीक्षा और पुनः परीक्षा। ठीक है, तो तीनों तरीके की परीक्षाएं जो है धारा 137 में बताया। ये भी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ये पूछा जाता है कि मुख्य परीक्षा, प्रति परीक्षा और पुनः परीक्षा से संबंधित धारा कौन सी है। धारा 137 जो है मुख्य परीक्षा, प्रति परीक्षा और पुनः परीक्षा तीनों से संबंधित है। अब ये देखेंगे कि भाई मुख्य परीक्षा क्या होती है। मुख्य परीक्षा सिंपल, इसको एक बार देख लेते, पढ़ लेते हैं पहले। किसी साक्षी की उस पक्षकार द्वारा जो उसे बुलाता है परीक्षा उसकी मुख्य परीक्षा कहलाती है। तो मुख्य परीक्षा क्या होती है, मुख्य परीक्षा वो होती है जो उस पक्षकार द्वारा की जाती है जो उसको बुलाता है। मुख्य परीक्षा कौन सा पक्षकार करता है, जो पक्षकार उसको बुलाता है उस पक्षकार द्वारा की जाने वाली परीक्षा क्या कहलाती है, मुख्य परीक्षा कहलाती है। मुख्य परीक्षा क्या कहलाती है, जिस पक्षकार ने उसे बुलाया है, जिस पक्षकार ने बुलाया है। मुख्य परीक्षा का अर्थ है ऐसे पक्षकार द्वारा परीक्षा, जैसे मान लीजिए आपका कोई साक्षी है जिसको आपने बुलाया है, उस पक्षकार द्वारा जो परीक्षा की जाती है उसे क्या कहते हैं, उसे मुख्य परीक्षा
कहते हैं। तो मुख्य परीक्षा किसके द्वारा ली जाएगी? आपके द्वारा। जैसे आपने किसी एविडेंस विटनेस को बुलाया है तो उस विटनेस की आपके द्वारा जो परीक्षा की जाएगी वो परीक्षा क्या कहलाएगी? उसकी मुख्य परीक्षा कहलाएगी। मान लो ए नाम का विटनेस है, साक्षी है, और इसको आपके द्वारा बुलाया गया है। तो आपने अगर इसे बुलाया है तो आपके द्वारा जो इसकी परीक्षा की जाएगी वो क्या कहलाएगी? वो इसकी मुख्य परीक्षा कहलाएगी। अब देखिए बी, अगला वाला, प्रति परीक्षा। किसी साक्षी की प्रतिपक्षी द्वारा की गई परीक्षा प्रति परीक्षा कहलाती है। प्रति परीक्षा का अर्थ क्या है? ए ने बुलाया था किसको? नहीं, बी यहाँ लिख देते हैं एक्स। एक्स ने किसको बुलाया था? ए को। यानी आपने बुलाया था किसको? ए को बुलाया था। तो वो आपने जब परीक्षा की, ये क्या कहलाई? ये इसकी मुख्य परीक्षा कहलाई। अब ये कह रहा है दूसरी पार्टी, यानी मान लो इसकी एक ए को जिसने बुलाया था उसके विरुद्ध में जो पार्टी है, उसके विरोध में दूसरी जो पार्टी है, उसके द्वारा जब एक ही परीक्षा की जाती है तो वो परीक्षा क्या कहलाती है? वो उसकी प्रति परीक्षा कहलाती है। जैसे आपने बुलाया है, आपका गवाह है, आपके गवाह से दूसरी पार्टी के द्वारा जो क्वेश्चन किए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो उसकी प्रति परीक्षा कहलाती है। क्या कहलाती है? प्रति परीक्षा। आपके गवाह से या आपके साक्षी से दूसरी पार्टी द्वारा, दूसरी पार्टी या पक्ष द्वारा, दूसरी पार्टी द्वारा जो क्वेश्चंस किए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो प्रति परीक्षा कहलाते हैं। आपने किसी साक्षी को बुलाया है और उससे दूसरी पार्टी वाले जो क्वेश्चन करते हैं, सेकंड पार्टी वाले जो क्वेश्चन करते हैं वो क्या कहलाता है? प्रति परीक्षा कहलाता है। अब कहता है पुनः परीक्षा। ये कहता है पुनः परीक्षा किसी साक्षी की प्रति परीक्षा के पश्चात उसकी उस पक्षकार द्वारा जिसने उसे बुलाया था परीक्षा, उसकी पुनः परीक्षा कहलाती है। देखिए जैसे नाम से स्पष्ट है, पुनः परीक्षा। पुनः परीक्षा का मतलब क्या है? पहले उसकी मुख्य परीक्षा होगी, जिस पक्षकार ने उसको बुलाया है उस पक्षकार ने उसकी परीक्षा की, पूछा उससे क्वेश्चंस वगैरह, तो वो हो गई उसकी मुख्य परीक्षा। फिर जब आपने अपने साक्षी से क्वेश्चन कर लिए तो दूसरी पार्टी ने जो है आपके साक्षी से जो क्वेश्चन किए वो क्या कहलाएगी? वो आपकी हो गई प्रति परीक्षा। जब दोनों पक्षकारों ने उस साक्षी से क्वेश्चन कर लिए उसके बाद इस बातों का खंडन करने के लिए, प्रति परीक्षा में जो बातें हुई हैं उसका खंडन करने के लिए आपने, या क्लियरिफिकेशन करने के लिए आपने अपने पक्षकार से एक बार फिर परीक्षा की। मतलब प्रति परीक्षा के बाद, प्रति परीक्षा होने के बाद आप ही का साक्षी है लेकिन उसकी प्रति परीक्षा हो गई है, यानी जो सेकंड पार्टी थी उसने उससे जो भी क्वेश्चन करने थे वो कर लिए। अब वो क्वेश्चन करने के बाद आप अपने साक्षी से जिसको आपने बुलाया उसकी प्रति परीक्षा होने के बाद जब पुनः दोबारा क्वेश्चन करते हैं उससे, तो वो उसकी क्या कहलाती है? वो उसकी पुनः परीक्षा कहलाती। पुनः परीक्षा कहलाती। कब कहलाती? जब प्रति परीक्षा होने के बाद। जब आपका साक्षी था, आप ही ने बुलाया था एक को, आपने बुलाया था, आपने उसकी करी मुख्य परीक्षा, उसके बाद दूसरे पक्षकार ने उसकी प्रति परीक्षा की। जब दूसरे पक्षकार ने उसकी प्रति परीक्षा कर ली उसके बाद फिर आपने उससे क्वेश्चन पूछे तो वो क्या कहलाती है? वो परीक्षा कहलाती है पुनः परीक्षा। मतलब अपने साक्षी की जब प्रति परीक्षा हो जाती है उसके बाद जब आप उससे क्वेश्चन करते हैं तो वो क्या कहलाता है? वो प्रति परीक्षा कहलाता है। ठीक है। अब बात आती है धारा 138 में कि भाई परीक्षाओं का क्रम क्या होगा? परीक्षाओं का जो है क्रम क्या होगा, कैसे की जाएगी परीक्षा जो है, कैसे की जाएगी? जैसा लिखा है वैसे ही की जाएगी। देखिए 138 सेक्शन 138, 138 कहता है कि भाई परीक्षाओं का क्रम क्या होगा? परीक्षाओं का क्रम मतलब किस क्रम से ली जाएगी, पहले कौन सी परीक्षा होगी? सिंपलता है, साक्षियों में से प्रथमतः मुख्य परीक्षा होगी, तत्पश्चात यदि प्रतिपक्षी ऐसा चाहे तो प्रति परीक्षा होगी, तत्पश्चात यदि उसे बुलाने वाला पक्षकार चाहे तो उसकी पुनः परीक्षा होगी। पहला नियम तो ये कहता है कि जैसा क्रम है वैसे ही होगी। मतलब पहले जो पक्षकार ने बुलाया है वो उसकी परीक्षा करेगा, यानी मुख्य परीक्षा होगी। पहले जो है मुख्य परीक्षा होगी। सीधी सी बात है, आपने किसी साक्षी को बुलाया है तो सबसे पहले उसकी परीक्षा का राइट आप ही का है, तो आप उससे क्वेश्चन करेंगे यानी उसकी मुख्य परीक्षा होगी। अगर विरोधी पक्षकार आपके साक्षी से कोई सवाल करना चाहता है तो जरूरी नहीं कि हर मामले में वो करना चाहे, अगर उसे लगता है कि करना चाहिए तो करेगा। तो दूसरा पक्षकार अगर आपके पक्षकार से अगर कोई क्वेश्चन करना चाहता है तो फिर उसकी प्रति परीक्षा होगी, प्रति परीक्षा होगी। उसके बाद क्या होगी? उसकी प्रति परीक्षा होगी। और उसके बाद जब उसकी प्रति परीक्षा हो जाती है उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि अब इससे दोबारा क्वेश्चन किए जाने चाहिए, इसमें भी जरूरी नहीं कि आप करें, अगर आपको मैटर लगता है कि नहीं करना चाहिए तब आप करोगे। तो इसमें लगता है कि अगर आपको लगता है कि उसकी फिर से परीक्षा करनी चाहिए तो वो क्या कहलाएगी? उसकी पुनः परीक्षा कहलाएगी, पुनः परीक्षा।
तो परीक्षा का क्रम क्या है, सबसे पहले मुख्य परीक्षा होगी, उसके बाद जो है उसकी प्रति परीक्षा होगी, उसके बाद जो है उसकी पुनः परीक्षा होगी। तो ये इसी तरीके से इसी क्रम से होगी, पहले जो बुलाता है वो, फिर विरोधी पक्षकार, उसके बाद फिर से आप जो है उसकी परीक्षा कर सकते हैं जिस गवाह को आपने बुलाया है। अब देखिए आगे इसी में, परीक्षा और प्रति परीक्षा को सुसंगत तथ्यों से संबंधित होना चाहिए, किंतु प्रति परीक्षा का उन तथ्यों तक सीमित रहना आवश्यक नहीं है जिनकी साक्षी ने अपने मुख्य परीक्षा में परिसाक्ष्य दिया हो। ये क्या कह रहा है, परीक्षा और प्रति परीक्षा को सुसंगत तथ्यों से संबंधित होना चाहिए। क्या कह रहा है, परीक्षा और प्रति परीक्षा को सुसंगत तथ्यों से संबंधित होना चाहिए, किंतु प्रति परीक्षा का उन तथ्यों तक सीमित होना आवश्यक नहीं है जिन्हें साक्षी ने अपने मुख्य परीक्षा में परिसाक्ष्य दिया है। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जो भी आपकी जो है परीक्षा यानी मुख्य परीक्षा और प्रति परीक्षा जो भी होती है वो क्या होती है, आपकी सुसंगत तथ्यों तक क्या होना चाहिए, सीमित होनी चाहिए। सुसंगत तथ्यों तक, सुसंगत तथ्यों से क्या होनी चाहिए, सीमित होनी चाहिए। सुसंगत तथ्य मतलब रिलेवेंट होनी चाहिए, जो भी इसकी परीक्षा की जाती है वो घटना से जुड़ी हुई बातें होनी चाहिए, उस तक ही ये क्या होती है, सीमित होती है। लेकिन जो कह रहा है, लेकिन आगे कह रहा है कि प्रति परीक्षा का उन तथ्यों तक सीमित रहना आवश्यक नहीं है। प्रति परीक्षा ये कह रहा है कि इस परीक्षा का जो है उन तथ्यों तक सीमित रहना आवश्यक नहीं है, हालांकि सुसंगत होते हैं लेकिन उन परीक्षा तक सीमित रहना आवश्यक नहीं है कि जो रिलेवेंट, क्योंकि सबसे बड़ा जो हथियार होता है किसी भी वकील का वो प्रति परीक्षा होता है। क्योंकि प्रति परीक्षा में वो जो भी वकील होता है अपोजिट पार्टी का, वो आपके गवाह को झूठा साबित करने की कोशिश करता है, क्योंकि इस सारा के सारा मैटर इसी पे होता है। अगर वो जो भी मुख्य परीक्षा हुई है उस बातों को इसमें उलटवा देता है या उनका खंडन करवा देता है तो वो गवाह किसी मतलब का नहीं रह जाता। इसीलिए ये कहते हैं कि जो प्रति परीक्षा है वो सुसंगत तथ्यों तक सीमित नहीं होती। जो भी प्रति परीक्षा है उसके लिए ये शर्त आवश्यक नहीं है, लेकिन मुख्य परीक्षा और पुनः परीक्षा जो भी है इसके लिए आवश्यक है कि जो सुसंगत तथ्यों तक क्या वो सीमित रहती है। लेकिन प्रति परीक्षा जो है उसके लिए ये आवश्यक नहीं है कि जो मैटर है उसी तक ये सीमित रहे। ठीक है, तो ये भी याद रखना है कि प्रति परीक्षा जो है सुसंगत तथ्यों तक सीमित रहना आवश्यक नहीं। आगे लिखा है, पुनः परीक्षा की दिशा में पुनः परीक्षा उन बातों के स्पष्टीकरण के प्रति उद्दिष्ट होगी जो प्रति परीक्षा में निर्दिष्ट हुए हों, तथा यदि पुनः परीक्षा में न्यायालय की अनुज्ञा से कोई नई बात प्रविष्ट की गई हो तो प्रतिपक्षी उस बात के बारे में अतिरिक्त प्रति परीक्षा कर सकता है। यह पुनः परीक्षा के बारे में कह रहा है कि पुनः परीक्षा जो है स्पष्टीकरण के रूप में होती है। स्पष्टीकरण मतलब देखिए, सबसे पहले आपने किसी गवाह के साक्ष्य कराए, अपने पक्ष में बातें कहलवा ली उससे जो आप चाहते थे, ठीक है, वो बात आप गवाह बुलाते क्योंकि ताकि वो आपके पक्ष में बातें कह रहे, आपने उसकी मुख्य परीक्षा की, अपने पक्ष में जो है उससे बातें करवाई। उसके बाद दूसरी पार्टी का जो वकील आया उसने जो है उसका खंडन करवाया। क्या करवाया, उसका खंडन, यानी उसने जो है जो बातें आपने अपने पक्ष में करवाई थी उसने एक तरीके से उन बातों को झूठा साबित करवा दिया। उसने वो बातें जो है इस तरीके से बातों में लेके उसको इस तरीके से करवा दिया कि ये जो है भरोसे के लायक आदमी नहीं, कभी कुछ बोलता कभी कुछ बोलता है, या उस तरीके से वो खंडन करा देते। तो उन्होंने क्या है, एक तरीके से आपकी जो बातें आपने जो मुख्य परीक्षा में जो बातें करी थी उसको क्या करा दिया, उसने खंडन करा दिया। अब बात आ रही है जो पुनः परीक्षा की, तो अब उसने आपकी बातों का खंडन करा दिया। अब जिसको समझिए कि जो पुनः परीक्षा वो क्या है, वो एक तरीके से लीपा लगाने की जैसी बात है कि आप उस पर मरहम लगा रहे हैं। जो बातों को उसने खंडन करा दिया है उसको मरहम लगाने जैसी बात है पुनः परीक्षा। उसमें आप क्या कर रहे हैं, उसका स्पष्टीकरण दे रहे हैं कि जो इसने कहा वो इस तरीके से कहा। तो ये एक तरीके से थोड़ा बहुत आपके फेवर में आने के लिए बात है कि जो आप जानते हैं कि आपके खिलाफ जो है आपने जो परीक्षा बातें करवाई थी, साकेत वाली जो पार्टी है या उसका वकील है उसने जो है उसको अपने पक्ष में कर लिया, मतलब जो बातें हैं उसका एक तरीके से खंडन कर दिया। तो अब आप उसको थोड़ा सा ढकना चाहते हो, उसका थोड़ा लीपा लगाना चाहते हो, तो वो पुनः परीक्षा वही होती है, उसके स्पष्टीकरण के रूप में होती है कि भाई इसने इसीलिए कहा था, आपने जो पूछा उनका मतलब ये था। तो इस तरीके से थोड़ा बहुत आप उससे क्वेश्चन करके उस पर तो क्या लगाना चाहते हो, थोड़ा सा आप उस पर मरहम लगाना चाहते हो। तो पुनः परीक्षा क्या करती है, एक तरीके से स्पष्टीकरण का काम करती है। मान लो कोई बात सामने वाले वकील ने उससे उगलवा ली, अब आप चाहते हो कि वो बात आपके पक्ष में फिर से कैसे आ जाए, तो उसके स्पष्टीकरण के रूप में आप उसको जो अपने पक्ष में लेने की कोशिश करते हो, तो एक तरीके से उसे क्या कहते हैं, उसे पुनः परीक्षा
कहते हैं। और आगे क्या लिखा है, पुनः परीक्षा न्यायालय की अनुज्ञा से। अब एक चीज और याद रखना है कि मान लो पुनः परीक्षा में कोई अगर नया तथ्य जोड़ दिया जाता है न्यायालय की अनुमति, देखिए बगैर न्यायालय की अनुमति से कोई भी तथ्य नहीं जोड़े जाते, लेकिन अगर न्यायालय की अनुमति से कोई नया तथ्य जुड़ जाता है, इसमें पुनः परीक्षा में कोई नया तथ्य अगर जुड़ जाता है, परीक्षाओं के बाद कोई नया तथ्य आ जाता है, तो जो प्रतिपक्षी था यानी जो सेकंड पार्टी थी उससे उसकी जो है पुनः परीक्षा का जो है पुनः परीक्षा न्यायालय की अनुज्ञा से कोई बात प्रविष्टि की हो तो प्रतिपक्षी उस बात के बारे में अतिरिक्त प्रति परीक्षा कर सकता है। अतिरिक्त, क्योंकि पहले हो चुकी है तो अतिरिक्त प्रति परीक्षा का अधिकार उसका होता है। अतिरिक्त प्रति परीक्षा, अतिरिक्त शब्द इसीलिए आया कि पहले तो हो चुकी है ना, तो दोबारा दोबारा किस तथ्य के बारे में, जो नई बात आई है, जो नया तथ्य जुड़ा है, अगर नया कोई तथ्य जुड़ता है तो उसका प्रति परीक्षा का राइट होता है। ये याद रखिए कि जो प्रति परीक्षा का राइट होता है वो प्रतिपक्षी का जो है राइट होता है, और सबसे महत्वपूर्ण राइट होता है। इसीलिए अगर कोई नई बात आएगी तो उसका भी क्रॉस करने का उसे मौका दिया जाएगा। अगर कोई नया बात न्यायालय की अनुमति से पुनः परीक्षा में जोड़ी जाती है तो उसका भी जो है क्रॉस करने की अनुमति जो है प्रतिपक्षी को, कह लीजिए उसको, प्रतिपक्षी को क्या की जाएगी, दी जाएगी। प्रतिपक्षी को उस नए तथ्य के बारे में जो है अपना क्रॉस करने की अनुमति दी जाएगी, अतिरिक्त प्रति परीक्षा करने की अनुमति दी जाएगी। अब देखिए आगे, परीक्षाओं का क्रम हो गया। अब है 139, किसी दस्तावेज को पेश करने के लिए सम्मानित व्यक्ति की प्रति परीक्षा। ये भी इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 139। ये कह रहा है कि दस्तावेज, ये कह रहा है कि कोई सा व्यक्ति जो केवल दस्तावेज पेश करने के लिए न्यायालय में आया है, कोई व्यक्ति किस हैसियत से आया है, दस्तावेज पेश करने के लिए, साक्षी की हैसियत से नहीं आया है। तो ये कह रहा है किसी दस्तावेज को पेश करने के लिए सम्मानित व्यक्ति की परीक्षा, दस्तावेज पेश करने आया है, दस्तावेज। उदाहरण के लिए आपको न्यायालय ने बुलाया कि भाई फलाना डॉक्यूमेंट आपके कब्जे में है या आपकी निगरानी में, आप उसे पेश करें। तो आप कह रहा है क्या ऐसे व्यक्ति की परीक्षा की जा सकती है, उसके बारे में क्वेश्चन कह रहा है। ये कहता है किसी दस्तावेज को पेश करने के लिए सम्मानित व्यक्ति केवल इस तथ्य के कारण कि वह उसे पेश करता साक्षी नहीं हो जाता, यदि और जब तक वह साक्षी के तौर पर बुलाया नहीं जाता उसकी प्रति परीक्षा नहीं की जा सकती। ये भी याद रखेंगे कि अगर कोई व्यक्ति न्यायालय के समक्ष केवल दस्तावेज पेश करने के लिए अगर बुलाया जाता है तो वो केवल इस वजह से कि वो दस्तावेज पेश करने न्यायालय में आया है वो साक्षी नहीं हो जाता, वो उसको साक्षी नहीं माना जाएगा, या कह लीजिए वो साक्षी नहीं हो जाता। अगर वो साक्षी नहीं है तो कह रहा है कि उसकी प्रति परीक्षा यानी उसका क्रॉस भी नहीं किया जा सकता, उसका प्रति परीक्षा, ये याद रखना है, प्रति परीक्षा नहीं की जा सकती, नहीं की जा सकती। ये आपको याद रखना है कि अगर कोई व्यक्ति केवल दस्तावेज डॉक्यूमेंट पेश करने न्यायालय के समक्ष उपस्थित होता है या न्यायालय केवल उसे दस्तावेज पेश करने के लिए बुलाता है तो उस व्यक्ति की जो है प्रति परीक्षा नहीं की जा सकती जब तक कि उसे साक्षी के रूप में ना बुलाया जाए। अगर इसकी परीक्षा, मान लो इसकी परीक्षा करना है, जो व्यक्ति दस्तावेज लेके आया है न्यायालय के समक्ष और न्यायालय न्यायालय को लगता है कि इसकी परीक्षा की जानी चाहिए, या दोनों पार्टियों में से किसी को लगता है और वो न्यायालय से आवेदन करते हैं कि इसकी परीक्षा की जानी चाहिए, तो फिर उसको दोबारा से समन करना पड़ेगा साक्षी के रूप में। ठीक है, तो जब तक कि उसे साक्षी के रूप में समन नहीं किया जाता उसकी प्रति परीक्षा नहीं की जा सकती। अगर कोई व्यक्ति जो है कुल मिला के उसका क्रॉस नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखें, कोई भी व्यक्ति जो केवल दस्तावेज पेश करने आता है उसकी प्रति परीक्षा नहीं की जा सकती, उसका क्रॉस नहीं किया जा सकता, ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट है ये। 140 सील का साक्ष्य है। 140 में 140 कहता है सील का साक्ष्य देने वाला साक्षी। सील मतलब चरित्र, सील का साक्ष्य, अगर कोई व्यक्ति जो है सील का साक्ष्य देने वाले साक्ष्यों की प्रति परीक्षा और पुनः परीक्षा की जा सकती है। ये कह रहा है कि जो व्यक्ति सील का साक्ष्य देता है उसकी प्रति परीक्षा और पुनः परीक्षा भी की जा सकती है। सील का साक्ष्य देने वाली साक्ष्यों की प्रति परीक्षा, ये याद रखना है, ये भी याद रखना है आपको, प्रति परीक्षा और पुनः परीक्षा।
तो ये याद रखना कि अगर जब कोई व्यक्ति किसी के कैरेक्टर के बारे में साक्ष्य देने आता है, उसके चरित्र के बारे में साक्ष्य देने आता है, तो उसका क्रॉस भी किया जा सकता है और उसकी पुनः परीक्षा भी की जा सकती है, री एग्जामिनेशन भी किया जा सकता है। तो उसका क्रॉस भी किया जा सकता है और री एग्जामिनेशन भी किया जा सकता है, ये याद रखेंगे। अगर कोई व्यक्ति नॉर्मली नहीं किया जाता, लेकिन अगर कोई व्यक्ति केवल सील का साक्ष्य देने आता है, चरित्र की बात करने आता है, बुलाया जाता है कि बताइए ये नागू है, आप जानते हैं, उसका चरित्र बताता है, तो ऐसे व्यक्ति का जो है क्रॉस किया जा सकता है और ऐसे व्यक्ति का जो है री एग्जामिनेशन भी किया जा सकता है, पुनः परीक्षा भी की जा सकती है। तो क्रॉस और री एग्जामिनेशन दोनों किए जा सकते हैं जब कोई व्यक्ति जो है सील का साक्ष्य देता है या कैरेक्टर का साक्ष्य देने के लिए आता है। जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के कैरेक्टर का साक्ष्य देता है, एविडेंस देता है, किसी व्यक्ति के कैरेक्टर का एविडेंस देता है, तो उसका जो है क्रॉस किया जा सकता है और ये एग्जामिनेशन भी किया जा सकता है। ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये पूछा जाता है। ठीक है, अब देखिए एक अलग ही टॉपिक आता है, सेक्शन 141, ये भी पूछा जाता है, सूचक प्रश्न, कि भाई सूचक प्रश्न होते कौन से हैं। इसमें कई लोग दिक्कत देते हैं कि भाई सूचक प्रश्न होते कौन। पहले देख लेते हैं, एक ही लाइन लिखा है, ये कहता है कोई प्रश्न जो उस उत्तर को सुझाता है जिसे पूछने वाला व्यक्ति पाना चाहता है या पाने की आशा करता है, सूचक प्रश्न कहलाता है। कितनी सिंपल परिभाषा लिखी है कि कोई व्यक्ति किसी प्रश्न को सुझाता है और उसके पाने की आशा करता है। तो इसमें लिखा है 140 हो गया, हाँ 141 कहता है कोई प्रश्न जो उस उत्तर को सुझाता है जिसे पूछने वाला व्यक्ति पाना चाहता है या पाने की आशा करता है, ऐसा प्रश्न जो है सूचक प्रश्न कहलाता है। मतलब क्या है इसका? इसका मतलब ये है कि ऐसे प्रश्न जो आपके दिमाग में हैं और आप उनसे अपेक्षा करते हैं कि सामने वाला वही उसके उत्तर देगा, तो ऐसे प्रश्न जो है सूचक प्रश्न कहलाते हैं। सामान्यतः सूचक प्रश्न के जो जवाब हैं हाँ या ना में आते हैं, उनके जवाब जो है हाँ या ना में आते हैं। ये भी याद रखने वाली बात है कि ऐसे क्वेश्चन जिनके जवाब केवल हाँ या ना में आते हैं, वो कोई तर्क नहीं होते, केवल हाँ या ना। आपने पूछा कि भाई आप चोर हो क्या, वो कहता नहीं। आपने ये घड़ी चोरी की प्राप्त की, वो कहता नहीं। तो इस तरीके नहीं या हाँ दोनों में से कुछ भी कहेगा ना। तो ऐसे प्रश्न जो आप उससे पूछना चाहते हो या कह लीजिए कि अपने अनुकूल पूछना चाहते हो, ऐसे क्वेश्चन जो क्या कहलाते हैं, सूचक प्रश्न कहलाते हैं। आपने पूछा कि ये जो आप वॉच पहने हो, ये जो घड़ी पहने हो, क्या ये चोरी की है? तो वो क्या कहेगा, नहीं ये चोरी की नहीं है, या वो कहेगा हाँ ये चोरी की है। तो ऐसे क्वेश्चन जो जिनका जवाब हाँ या ना में आता है, ऐसे क्वेश्चन भी कह सकते हैं कि ऐसे क्वेश्चन को भी सूचक प्रश्न कहते हैं। जिन क्वेश्चनों को आप पूछना चाहते हो, जिन क्वेश्चनों पर आप दागना चाहते हो और उनका जवाब आप अपने हिसाब से निकालना चाहते हो, ऐसे प्रश्न क्या कहलाते हैं, सूचक प्रश्न कहलाते हैं। पर्टिकुलरली आपने डायरेक्टली पूछा कि आप चोर हैं या नहीं, उसने कहा नहीं। आपने रिश्वत ली या नहीं, उसने कहा नहीं। तो ये जो क्वेश्चंस हैं, ये जो इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, सूचक प्रश्न कहलाते हैं। सामान्यतः जिन क्वेश्चनों का जवाब हाँ या ना में आता है, ऐसे क्वेश्चन जो है सूचक प्रश्न कहलाते हैं। इसमें ज्यादा डीपली नहीं, केवल इतना ही ध्यान रखिए कि जो बात आप पूछना चाहते हैं सामने वाले व्यक्ति से, उसी प्रश्न को और अपने हिसाब से जो पूछना चाहते हैं, तो वो क्वेश्चन क्या कहलाते हैं, सूचक प्रश्न कहलाते हैं। इसमें भी लिखा भी है कि कोई प्रश्न जो उस उत्तर को सुझाता है जैसे पूछने वाला व्यक्ति पाना चाहता है, उस उत्तर को सुझाता है। मतलब जो क्वेश्चन आपने किया उसको सुझाता है। आपने कहा कि आपने रिश्वत ली या नहीं ली, ये इसको हाँ या ना क्या है, इसको उत्तर को सुझाता है, या तो ली या नहीं ली। तो ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन जो है सूचक प्रश्न कहलाते हैं। अब बात आती है कि उन्हें कब नहीं पूछा जाना चाहिए। ये कह रहा है कि भाई सूचक प्रश्न जो है आपने पूछे तो उनको कब नहीं पूछा जाना चाहिए। 142 कहता है कब नहीं पूछ सकते, कब नहीं पूछ सकते, नहीं पूछ सकते। ऐसा नहीं कि आप कभी भी पूछ लो सूचक प्रश्न, तो उनको कब नहीं पूछ सकते ये कह रहा है। ये कह रहा है सूचक प्रश्न मुख्य परीक्षा में या पुनः परीक्षा में यदि विरोधी पक्ष का आक्षेप किया जाता है तो न्यायालय की अनुज्ञा के बिना नहीं पूछे जाने चाहिए। क्या कह रहा है भाई, ये कह रहा है देखिए 3 तरीके की परीक्षा पढ़ी है अपन ने, कि सूचक प्रश्न, मुख्य परीक्षा और पुनः परीक्षा। पहले तो याद रखें कि मुख्य परीक्षा और पुनः परीक्षा, ये दोनों चीजें याद रखें। आपके मुख्य परीक्षा और पुनः परीक्षा में नहीं पूछे जाते। सूचक प्रश्न जो है आपके मुख्य परीक्षा और पुनः परीक्षा में नहीं पूछे जाते। तो बात आती कि भी इन्हें पूछा कब जाता है,
तो इन्हें पूछा जाता है प्रति परीक्षा में, यानी क्रॉस में पूछा जा सकता है। सूचक प्रश्न कब पूछे जा सकते हैं? क्रॉस में पूछे जा सकते हैं। तो ये याद रखें कि जो सूचक प्रश्न जो है, अगर ये स्वाभाविक सी बात है, जब आप किसी से सूचक प्रश्न पूछोगे तो दोनों पार्टी उस पर ऑब्जेक्शन करेंगी ही करेंगी, वो तो करती ही है। तो ये याद रखें कि जो सूचक प्रश्न है मुख्य परीक्षा और पुनः परीक्षा में नहीं पूछे जा सकते। क्या नहीं पूछे जा सकते? कौन कौन सी परीक्षाओं में नहीं पूछे जा सकते? मुख्य परीक्षा और पुनः परीक्षा में नहीं पूछे जा सकते। पहला क्वेश्चन याद रखें कि मुख्य परीक्षा और पुनः परीक्षा में नहीं पूछे जा सकते। दूसरा क्वेश्चन याद रखें, इसी में नीचे आगे लिखा है, न्यायालय उन बातों के बारे में जो पुनः परीक्षा में 42 ही है, पुनः परीक्षा में न्यायालय उन बातों के बारे में जो पुनः स्थापना के रूप में निर्विवाद है या जो उसकी राय में ही पर्याप्त है साबित हो चुके हैं, सूचक प्रश्नों के लिए अनुज्ञा देंगे। ठीक है जी। अब ये क्या कह रहा है? दूसरा इसमें नीचे आएगा, उन्हें कब पूछा जाना चाहिए। 143 और मिला लीजिए इसमें, सेक्शन 100, फिर दोनों को एक साथ देखेंगे। 143 कहता है कि भाई सूचक प्रश्नों को कब पूछा जा सकता है। उसमें लिखा सूचक प्रश्न प्रति परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। कब पूछा जा सकता है? कब पूछा जा सकता है, क्योंकि एक साथ ही है जी सेक्शन। ये कहता है प्रति परीक्षा में पूछा जा सकता है, प्रति परीक्षा, ये राइट है। अगर कोई पूछे कि सूचक प्रश्न कब पूछे जा सकते हैं, तो प्रति परीक्षा में पूछना तो आपका राइट है, आप प्रति परीक्षा में पूछ सकते हो। ठीक है, प्रति परीक्षा में आप कभी भी पूछ सकते हो। अब देखिए, अब पहला क्वेश्चन तो ये हो गया कि इनको कब नहीं पूछ सकते, इनको मुख्य परीक्षा प्रति परीक्षा में नहीं पूछ सकते। दूसरा क्वेश्चन हो गया कि इनको कब पूछा जा सकता है, इनको प्रति परीक्षा में पूछा जा सकता है। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन ये है कि न्यायालय की अनुमति से मुख्य परीक्षा में भी पूछा जा सकता है और पुनः परीक्षा में भी पूछा जा सकता है। अगर न्यायालय अनुमति दे देता है तो फिर आप मुख्य परीक्षा में भी पूछ सकते हो न्यायालय की अनुमति से। ये तीसरा क्वेश्चन हो गया कि अनुमति से, न्यायालय की अनुमति से तो फिर मुख्य परीक्षा में भी पूछ सकते हो अगर न्यायालय सहमत है इस बात पे और आपने न्यायालय से अनुमति मांगी सूचक प्रश्न पूछने की मुख्य परीक्षा में, और अगर न्यायालय ने आपको अनुमति दे दी या पुनः परीक्षा में न्यायालय ने आपको अनुमति दे दी, तो फिर पुनः परीक्षा और मुख्य परीक्षा में भी पूछे जा सकते हैं। ध्यान में रखेंगे, अगर न्यायालय अनुमति दे देता है तो फिर मुख्य परीक्षा में भी पूछे जा सकते हैं, पुनः परीक्षा में भी पूछे जा सकते हैं, और प्रति परीक्षा में तो पूछे ही जा सकते हैं। प्रति परीक्षा में न्यायालय की अनुमति की आवश्यकता नहीं है, प्रति परीक्षा में तो पूछे ही जाते हैं। ठीक है, ये भी याद रखना कि प्रति परीक्षा में पूछे जा सकते हैं न्यायालय की अनुमति ना, प्रति परीक्षा तो अधिकार है, प्रति परीक्षा में तो सूचक प्रश्न पूछे ही जाते हैं, वहां न्यायालय की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मुख्य परीक्षा और पुनः परीक्षा में चूंकि नहीं पूछे जा सकते, तो वहां न्यायालय की अनुमति की आवश्यकता है। अगर आप पूछना चाहते हो, न्यायालय अगर आपको अनुमति दे देता है तो क्वेश्चन तीसरा इस तरीके से भी आता है कि मुख्य परीक्षा, पुनः परीक्षा और प्रति परीक्षा, फिर नीचे लिखा रहता है न्यायालय की अनुमति से तीनों में पूछे जा सकते हैं, तो फिर न्यायालय की अनुमति से पूछे जा सकते हैं। ठीक है ना, तो न्यायालय की अनुमति से मुख्य परीक्षा और प्रति पुनः परीक्षा में भी पूछे जा सकते हैं अगर न्यायालय अनुमति दे देता है। सामान्यतः मुख्य परीक्षा प्रति परीक्षा में जो है सूचक प्रश्न नहीं पूछे जाते। प्रति परीक्षा की बात आती है तो प्रति परीक्षा में पूछने के लिए न्यायालय की अनुमति की आवश्यकता नहीं है, ये आपका राइट है, आप उससे हमेशा पूछ सकते हैं। तो प्रति परीक्षा में अगर सूचक प्रश्न करने हैं तो उसके लिए न्यायालय की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन अगर मुख्य परीक्षा और पुनः परीक्षा में करने हैं सूचक प्रश्न, तो फिर इसके लिए जो है आपको न्यायालय की अनुमति लेनी पड़ेगी, और अगर न्यायालय अनुमति दे देता है तो फिर उनको जो है मुख्य परीक्षा और पुनः परीक्षा में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, अब धारा 144 कहता है लेखबद्ध विषय के बारे में साक्ष्य। 144 यहां लिख लिए थे, लेखबद्ध विषयों के बारे में साक्ष्य। ये कह रहा है धारा 144 सेक्शन 144, ये क्या कहता है? ये कहता है लेखबद्ध विषयों के बारे में साक्ष्य। लेखबद्ध विषय, तो ये कह रहा है ऐसे साक्ष्य जो लेखबद्ध है, लिखित में है, ऐसे साक्ष्य। ये कहता है किसी साक्षी से जबकि वह परीक्षाधीन है यह पूछा जा सकेगा कि क्या कोई संविदा, अनुदान या संपत्ति या अन्य व्यय जिसके बारे में वह साक्ष्य दे रहा है किसी दस्तावेज में अंतर्भुक्त नहीं था, और यदि वह कहता है कि वह था, या यदि वह किसी ऐसी दस्तावेज की अंतर्वस्तु के बारे में कोई कथन करने ही वाला है जिसे न्यायालय की राय में पेश किया जाना चाहिए, तो प्रतिपक्षी आक्षेप कर सकेगा कि ऐसा साक्ष्य तब तक नहीं दिया जाए जब तक कि ऐसी दस्तावेज पेश नहीं कर दी जाती, या जब तक कि वे तथ्य साबित नहीं कर दिए जाते
जो उस पक्षकार को जिसने साक्षी को बुलाया है उसकी द्वितीय साक्ष्य देने का हक देते हैं। ये क्या कह रहा है? ये सिंपल सी बात कह रहा है कि जब भी कोई व्यक्ति जो है न्यायालय के समक्ष पेश होता है और कोई संविदा वगैरह वाली कोई बात है या कोई अनुदान वाली बात है, तो न्यायालय उससे ये पूछ सकता है कि जो आप संविदा की बात कर रहे हैं, जो आप अनुदान की बात कर रही हैं या लेन-देन की जो भी बात आप कर रहे हैं, क्या इसको किसी दस्तावेज में लिखा गया है? अगर वो व्यक्ति कहता है हाँ, इसका दस्तावेज लिखा गया था, हम लोगों ने जो है एग्रीमेंट किया था, करार किया था, तो ये कह रहा है कि जो सेकंड पार्टी है वो इस पे ऑब्जेक्शन कर सकती है। वो कह सकती है कि जब वो उसका साक्ष्य देने वाला होता है तो वो सेकंड पार्टी उस कह सकती है कि इसका साक्ष्य तब लिया जाए जब वो ये दस्तावेज को पेश कर दे, या फिर वो जो है इस बात का बारे में हो जाए कि वो सेकेंडरी एविडेंस जो है उसका पेश कर सकता है। तो इस तरीके की अगर तो को सीधा-सीधा बात है कि जब तक वो साक्ष्य पेश नहीं कर देता, अगर कोई व्यक्ति मौखिक कोई कथन करता है तो न्यायालय कोई संविदा के बारे में, कोई अनुदान के बारे में अगर कोई मौखिक कथन करता है तो न्यायालय उससे पूछ सकता है कि यह लेखबद्ध किया गया था इसको? और अगर वो इस बात से सहमत होता है कि हाँ, लेखबद्ध किया है, तो सीधा-सीधा याद रखें कि उसको पहले दस्तावेज पेश करना पड़ेगा, तभी उसके जो है कथनों को ग्रहण किया जाएगा। पहले क्या करना पड़ेगा? दस्तावेज को पेश करना पड़ेगा। तो न्यायालय उससे कह सकता है कि पहले आप जो है दस्तावेज पेश करिए, लिखित पेश करिए और तब उस लिखित के बारे में जो भी आपको कथन करने हो वो कथन आप कर सकते हैं। तो ये क्या है? ये याद रखेंगे कि सीधी-सीधी बात है, इसमें तो सिंपल सी बात है कि कोई जब करार होगा या कोई संविदा होगी जो लेखबद्ध की गई थी, वो सामने वाला पक्षकार भी कहता है कि हाँ, उसे लेखबद्ध किया गया है, तो स्वाभाविक सी बात है कि जो सेकंड पार्टी वो ऑब्जेक्शन इस पे कर सकती है कि भई पहले जो है दस्तावेज को पेश कराया जाए, तभी इस व्यक्ति की जो है परीक्षा ली जाए, या जब तक यह तथ्य साबित नहीं किया जाता है कि वो जो है सेकेंडरी एविडेंस देने के लिए जो है सक्षम नहीं है। अगर ये साबित हो जाता है कि हाँ, वो सेकेंडरी एविडेंस जो है पेश कर सकता है, तो उसके बाद जो है उसकी जो है परीक्षा, मौखिक जो परीक्षा है वो ली जाएगी। तो दस्तावेज से पहले कुल मिला के ये समझ लीजिए कि दस्तावेज में जो भी कथन है उनका मौखिक तथ्य तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक कि वो दस्तावेज पेश नहीं कर दिया जाता। तो पहले आप जो है उसका क्या कर सकते हैं, 2 बातें हैं इसमें देखिए, 2 बातें हैं, या तो कोई बात अगर दस्तावेज में लिखी हुई है, ये सिद्ध हो जाता है कि वो लेखबद्ध की गई है वो बात, तो उसका जो है आपको दस्तावेज पेश करना पड़ेगा। उस व्यक्ति को जो है दस्तावेज पहले पेश करना पड़ेगा, फिर उसके बाद जो है उसको वो कथन करने की अनुमति दी जाएगी। दूसरी बात ये कह रहा है कि अगर वो व्यक्ति जो मौखिक कथन कर रहा है, वो ये साबित कर देता है कि जो दस्तावेज है, उसका वो मौखिक कथन देने के लिए, यानी उसका मौखिक कथन अगर किसी दस्तावेज का मौखिक कथन दिया जाता है, तो उसका सेकेंडरी एविडेंस ही कहलाता है। अगर वो ये साबित कर देता है कि उस दस्तावेज का मौखिक, या तो फिर वो ये साबित कर दे कि वो जो दस्तावेज की अंतर्वस्तु है, उसका द्वितीयक साक्ष्य देने के लिए वो प्राधिकृत है। द्वितीय साक्ष्य मतलब जो मौखिक कथन वो कर रहा है, वो देने के लिए वो क्या है? सक्षम है, या कह लीजिए वो मौखिक कथन देने के लिए हकदार है। ऐसा अगर वो न्यायालय में साबित करता है, तभी वो उस कथन के बारे में अपना साक्ष्य दे पाएगा। कथन हकदार है, ये साबित कर देता है। तो 2 बातें हैं, या तो वो दस्तावेज पेश करे, तब उस बारे में वो कथन कर सकता है, जो भी क्वेश्चन उसे करने हैं या जो भी बातें उसे न्यायालयों में बतानी है, तो पहले दस्तावेज पेश करो, फिर कथन करो। या फिर वो न्यायालय के सामने ये बात सिद्ध कर दे कि जो भी वो कथन की अंतर्वस्तु के बारे में जो भी बात कह रहा है, उसके लिए वो सेकेंडरी एविडेंस देने का हकदार है। सेकेंडरी देखिए किसी, अब बात ये भी आती है, आप कहोगे कैसे सेकेंडरी एविडेंस? अगर कोई कथन लेखबद्ध है, उसके बारे में जो मौखिक कथन किए जाते हैं उसके, अगर वो देने को हकदार है व्यक्ति, तो जो लेखबद्ध कथन होते हैं उसके जो मौखिक कथन किए जाते हैं, जो किसी चीज में कोई वस्तु, कोई लेखबद्ध कथन में कोई बात लिखी है, उसके बारे में आप जो मौखिक कथन करते हैं, वो उसका कौन सा एविडेंस कहलाता है? वो उसका द्वितीयक साक्षी कहलाता है। वो उसका द्वितीयक साक्षी कहलाता है। तो या तो फिर ये साबित कर दे कि वो उसका मौखिक साक्ष्य देने के लिए हकदार है। अगर वो ये साबित कर देता तब वो मौखिक कथन उसके कर सकता है, या फिर उसको जो है उस जो कथन जो दस्तावेज है उसको पेश करना पड़ेगा, फिर उसके बाद जो है मौखिक कथन साबित कर सकता है। तो 2 बातें हैं इसमें, ठीक है? या तो ये साबित करे कि सेकेंडरी एविडेंस देने के लिए सक्षम है, या फिर उस दस्तावेज को पेश करे, तभी वो अपने कथन कह सकता है। ये लिखा है प्रति परीक्षा, 1 मिनट, एक प्रति परीक्षा तो हो गई, 145 144 144 में स्पष्टीकरण लिखा है कि कोई साक्षी उन कथनों का जो दस्तावेज की अंतर्वस्तु के बारे में अन्य व्यक्तियों द्वारा किए गए हैं मौखिक साक्ष्य दे सकेगा यदि ऐसे कथन स्वयं सुसंगत है। ये कह रहा मौखिक साक्ष्य दे सकता है अगर कोई तथ्य अपने आप में सुसंगत है, रिलेवेंट है, तो उनके मौखिक कथन दे सकता है। स्पष्टीकरण लिखा है, इसका दृष्टांत लिखा है
प्रश्न यह है कि क्या का ने खा पर हमला किया? गा अभी साक्ष्य देता है कि उसने का को घा से यह कहते सुना है कि खा ने मुझे एक पत्र लिखा था जिसमें मुझ पर चोरी का अभियोग लगाया गया था और मैं बदला लूंगा। यह कथन हमले के लिए काका आशय दर्शित करने वाले तथ्य होने के नाते सुसंगत है और उसका साक्ष्य दिया जा सकेगा चाहे पत्र के बारे में कोई अन्य साक्ष्य ना भी दिया गया हो। ये कह रहा है कि भाई एक अपराधी था, उसने एक अन्य व्यक्ति पर जो है क्या किया, हमला किया, और हमले की वजह ये थी कि उसने कोई पत्र वगैरह लिखा होगा, इसमें लिखा एक पत्र वगैरह लिखा जिसमें उसने कहा कि जिस व्यक्ति ने जो है अपराध किया है और वो व्यक्ति कहता है कि इसने मुझे झूठा विधाया है, फंसाया है, इसीलिए मैं इससे बदला लूंगा। मतलब वो बदले स्वरूप उसने जो है उस पर हमला किया। तो ये कह रहा है कि भले ही वो पत्र साबित किया जाए या ना किया जाए, चूंकि वो उसका आशय साबित करने के लिए क्या है, सुसंगत है, रिलेवेंट है, इसीलिए जो है उसका क्या दिया जा सकता है, उसका साक्ष्य दिया जा सकता है। आपको वो क्यों आशय साबित करने के लिए, इसीलिए कि उस जो पत्र जो है वो साबित हो रहा है कि जो पत्र उसने लिखा था वो रिलेवेंट है, उसका सेकेंडरी एविडेंस इतना ही पर्याप्त है ना कि भाई उसने पत्र लिखा जो वजह वजह आशय उससे साबित हो रहा है ना, आशय साबित आशय निकल रहा है। देखिए कोई भी लड़ाई होती तो बगैर आशय के तो होती नहीं, कोई आशय होती, कोई वजह होती तो उससे वजह निकल रही ना। वजह ये है कि इसने मेरे खिलाफ कोई पत्र लिखा जिसमें मुझे इसने बेईमान कहा और इसलिए मैंने इससे बदला लिया। तो आशय सिद्ध हो रहा है, सुसंगत है, रिलेवेंट है घटना से, इसीलिए ये कह रहा है कि वो पत्र साबित हो या ना हो, इस जो व्यक्ति ने जो लड़ाई वगैरह की उसका मौखिक साक्ष्य दिया जा सकता है, यानी उसका सेकेंडरी एविडेंस वो हो गया, वो इस तरीके से सुसंगत है तो उसका सेकेंडरी एविडेंस चूंकि मौखिक साक्ष्य देने के लिए वो सक्षम है, आशय सिद्ध हो रहा है, इसीलिए उसको ग्रहण किया जा सकता है। अब देखिए 145 कहता है पूर्व तन लेखबद्ध कथनों के बारे में प्रति परीक्षा। ये कह रहा है पूर्व तन, पहले जो कथन वगैरह लिखे गए हैं उनके बारे में, पूर्व तक जो कथन वगैरह लेखबद्ध किए जाते हैं उनके बारे में। 145 कहता है पूर्व तन लेखबद्ध कथनों के बारे में प्रति परीक्षा। पूर्व तन जो पहले लिख चुके हैं, पूर्व तन लेखबद्ध कथन, पूर्वतर लेखबद्ध कथन है। ये कहता है किसी साक्षी की उन पूर्वतन कथनों के बारे में जो उसने लिखित रूप में दिए हैं या जो लेखबद्ध किए हैं और जो प्रसंगत बातों से सुसंगत हैं, ऐसा लेख उसे दिखाए बिना या ऐसा लेख साबित हुए बिना प्रति परीक्षा की जा सके। किंतु यदि उस लेख द्वारा उसका खंडन करने का आशय है तो उस लेख के साबित किए जा सकने के पूर्व उसका ध्यान उस लेख के उन भागों की ओर आकर्षित करना होगा जिनका उपयोग उसका खंडन करने के प्रयोजन से किया जाना है। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है पूर्वतन लेखबद्ध कथन, मतलब अगर कोई व्यक्ति कोई कथन को लेखबद्ध करता है तो ये कहता है उसका साक्ष्य जो लिया जाएगा उसको बगैर दिखाए उससे लिया जा सकता है। जो कोई व्यक्ति अगर किसी तथ्य का जो कोई कथन उसने लिखी है, पहले कोई बात कोई चीजें लिखी हैं, कोई कथन लिखे हैं, कोई कथनों को लिखबद्ध किया है, तो उसको दिखाए बिना उन तथ्यों का साक्ष्य लिया जा सकता है। मतलब जो बातें, मान लो मैंने कोई डॉक्यूमेंट लिखा और उस डॉक्यूमेंट के बारे में अगर क्वेश्चन करने हो तो मैंने मान लो 1 महीना पहले लिखा था, तो उस डॉक्यूमेंट के बारे में मुझे बगैर दिखाए मुझसे क्वेश्चन किए जा सकते हैं। अब ऐसा इसीलिए किया गया है कि मान लो जब मैंने कोई कथन लिखे हैं, कोई दस्तावेज लिखा है, कोई डॉक्यूमेंट लिखा है, तो स्वाभाविक सी बात है कि मुझे कोई बातें लगभग याद होंगी कि मैंने उसमें क्या लिखा था। और अगर मैं झूठा हूँ, गलत हूँ, तो स्वाभाविक सी बात है उसमें कुछ बातें लिखी होंगी मैंने और यहाँ मैं भूल गया, यहाँ मैं कुछ और बातें कहूंगा। तो इसीलिए ये कह रहा है कि उन कथनों को दिखाए बिना जो है उस व्यक्ति से कथन किए जा सकते हैं। लेकिन कह रहा है लेकिन उस लेख के द्वारा उसका खंडन करने का आशय है तो उस लेख को साबित किए जा सकने के पूर्व उसका ध्यान उस लेख के उन भागों की ओर आकर्षित करना होगा जिसका उपयोग उसका खंडन करने के प्रयोग से किया जाना है। लेकिन कह रहा है कि अगर मान लो उस दस्तावेज का खंडन करना है तो फिर उस लेखबद्ध जो कथन है उसकी ओर उसका ध्यान आकर्षित करना होगा। ये कह रहा है लेकिन अगर आप खंडन करना चाहते हैं उस तथ्य का तो फिर जो है उसका जो दिखा सकते हैं, वही कि जो आपने यहाँ पे कुछ और बातें कही थी, यहाँ कुछ और कह रहे हैं। तो कुल मिला के जब अगर आप उसकी बातों का खंडन करते हैं, उस कथनों का खंडन करते हैं कि आप आज कुछ और कह रहे हैं, आपने लिखा कुछ और था उसमें, यानी कि आप जो है आपने सही तरीके से काम नहीं किया। तो इस तरीके से अगर करना है तो फिर आप उसको जो है उसकी और क्या कर सकते हैं, उसका ध्यान आकर्षित कर सकते हैं जब आप उसका खंडन करते हैं तब। अब देखिए 146
ये देखिए उदाहरण के लिए ये क्या होता है, पुलिस वालों के नॉर्मली जो पुलिस वाले होते हैं जब वो कथन करते हैं, बयान वगैरह वो अपने तरफ से लेते हैं, पुलिस के जो कथन होते हैं वो करते हैं, तो पुलिस वालों को दिखाते नहीं, उनसे क्वेश्चन करते कि आपने क्या लिखा था वहाँ, ये कहा था वो कहा था, अच्छा वो घटना कितने बजे थी, अच्छा 4 से 5 थी। अब वो पुलिस वाले ने अगर निरीक्षण नहीं किया होता है, नॉर्मली तो कर लेते हैं, पढ़ के आते हैं, लेकिन अगर नहीं पढ़ा होता है, क्वेश्चन का उद्देश्य ये होता है कि वहां वो कह रहा है कि साहब 5 बजे हुई, वकील पूछ रहा है कि अच्छा वो घटना 2 बजे हुई थी, वो कह रहा है हाँ 2 बजे हुई थी, आपने लिखा बोले 2 बजे, तो इस तरीके से उनका खंडन करने के लिए जो है कि खंडन के भाई आप वहां तो लिखा था 5 बजे, यहाँ कह रहे हो 2 बजे, तो इसका मतलब गलत है, तो उस वजह से उनका खंडन होता है इस तरीके से। तो उसी टाइप के ये जो है साक्ष्य होते हैं। अब 146 कहता है प्रति परीक्षा में विधिपूर्ण प्रश्न, ये कह रहा है प्रति परीक्षा में कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रति परीक्षा में विधिपूर्ण प्रश्न पूछे जाएंगे। विधि पूर्ण मतलब जो प्रश्न विधिपूर्ण है केवल आप उन्हीं को पूछ सकते हो। इसमें लिखा है विधिपूर्ण, 1 मिनट, ये कह रहा है जब किसी साक्षी से प्रति परीक्षा की जाती है तब उससे तस्मिन विनिर्दिष्ट प्रश्नों के अतिरिक्त ऐसे कोई भी प्रश्न पूछे जा सकेंगे जिनकी प्रकृति, ये कह रहा है कि जब उससे प्रति परीक्षा की जा सकती है तो जिनकी प्रकृति, पहला कह रहा है उसकी सत्यवादिता परखने की है, तो ये भी आपको याद करने पड़ेंगे कि प्रति परीक्षा में कौन कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। किसी बात की, किसी व्यक्ति की सत्यवादिता परखना, सत्यवादिता, सत्यवादिता का मतलब है कि भैया हॉनेस्ट है कि नहीं, जो व्यक्ति जो कथन कर रहा है वो सच बोल रहा है कि नहीं, तो उसकी सच बोलने वाली परीक्षा ली जा सकती है कि भाई ये सत्य बोलता है या नहीं, ये झूठ तो नहीं बोल रहा, तो सत्यवादिता परखने वाले क्वेश्चन किए जा सकते हैं। यह पता चलाने की कि वो कौन है और जीवन में उसकी स्थिति क्या है, कौन है और जीवन में स्थिति क्या है, स्थिति क्या है, मतलब भैया पहले तो इसकी ये कि भाई ये जिस सत्य बोलता है ये व्यक्ति, ये बात हो गई। दूसरा जीवन में कौन है, मतलब चोर तो नहीं है, वो जो अपन कह रहे थे ना कि सील वाला, तो उस तरीके के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं कि भाई आप भाई साहब आप बहुत रईसी में जिंदगी जीते हैं, कोई व्यक्ति है बहुत रईसी में जिंदगी जीता है लेकिन उसके आय का कोई ठिकाना नहीं, ये नहीं पता कि करता क्या है, तो ऐसे व्यक्तियों से पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन कि भाई साहब आप जिंदगी तो आप बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हो, सब करते हो, लेकिन ना तो आपका कोई धंधा दिखता है, ना आप कोई नौकरी करते हो, ना कोई आप कुछ काम करते हो, तो इतना पैसा लाते कहाँ से हो, कहीं भाई आप चोर तो नहीं, कोई डकैत तो नहीं हो, 2 नंबर का काम तो नहीं करते, तो इस तरीके के क्वेश्चन भी उससे पूछे जा सकते हैं कि उसके जीवन में स्थिति क्या है, वो कौन व्यक्ति है और जीवन में उसकी स्थिति क्या है। अगला कहता है उसके सील को दोष लगाकर उसकी विश्वसनीयता को धक्का पहुंचाने की प्रकृति रखने, ये भी याद रखना, उसके सील को धक्का लगाकर, उसके सील को धक्का लगाने वाले क्वेश्चन भी, मतलब उसके चरित्र पे उंगली उठाकर, इसलिए ताकि वो सच उगल दे, तो सील पर धक्का लगा करके जो है क्वेश्चन भी किए जा सकते हैं। उदाहरण के लिए अभी जैसे मैंने उदाहरण बताया कि अगर कोई व्यक्ति जो है रहीसी में जी रहा है, पता नहीं उसकी आएगा, तो उस व्यक्ति से क्वेश्चन किया जा सकता है कि ये बताएं कहीं आप डाकू तो नहीं हो, तो ये क्वेश्चन रिलेवेंट है, सुसंगत है, क्योंकि आपकी चूंकि इस क्वेश्चन को पूछने का जो है मकसद भी सुसंगत है, क्यों, क्योंकि कोई दिख नहीं रहा है आपकी आय का कोई साधन, आप इतना जो पैसा लाए हो कहां से लाए, तो ये क्वेश्चन सुसंगत है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई व्यक्ति से आप फालतू के क्वेश्चन करोगे, कोई भी व्यक्ति आया और उससे पूछ रहे हो कि तुम चोर हो, ऐसा नहीं होता, किसी भी व्यक्ति से नहीं पूछ सकते, क्योंकि इसकी परिस्थितियों में ये क्वेश्चन जायज बनता है, इसीलिए जायज इसलिए बनता है कि देखिए जायज इसलिए बनता है कि कोई व्यक्ति जो है उसकी जीवन तो बहुत, जीवन शैली तो बहुत, लाइफ स्टाइल तो बहुत हाई क्वालिटी की है, लेकिन उसके आय के साधन ही जब नहीं दिख रहे हैं, तो ये क्वेश्चन जायज बनता है कि आप कहीं चोरी चकारी तो नहीं करते, कहीं आप कोई 2 नंबर का काम तो नहीं करते, डाकू तो नहीं है, ये क्वेश्चन जायज है, ये क्वेश्चन जायज इसलिए है कि क्योंकि समझ में नहीं आ रहा कि आप करते क्या हो, तो ये क्वेश्चन जायज हो जाते। लेकिन एक सामाजिक रेपुटेटेड आदमी है भाई, समाज में रहता है, सब जानते हैं उसके बारे में, नौकरी करता, पैसा नौकरी पेशा बिजनेस वाला भी है मान लीजिए, और आप उससे कहते हो कि भाई चोर हो क्या, तो ये क्वेश्चन जायज नहीं है, उससे पूछना जायज नहीं है। लेकिन हाँ इससे पूछना जायज है, इससे पूछना इसलिए जायज है कि इसके आय के कोई स्रोत नहीं दिख रहे, तो हर किसी से नहीं पूछा जा सकता कि आप डाकू हो, है ना, जिस क्वेश्चन जो व्यक्ति से क्वेश्चन जायज है केवल उसी से पूछा जा सकता है। तो ये कह रहा है तीसरा, उसके सील को दोष लगाकर उसकी विश्वसनीयता को धक्का पहुंचाने की है, चाहे ऐसे प्रश्नों का उत्तर
उसे प्रत्यक्षतः या परोक्षतः अपराध में फंसाने की प्रवृत्ति रखता हो, या उससे किसी शास्ति या समर्पण के लिए उच्छन करता हो, या प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उसकी प्रवृत्ति रखता हो। ये क्या कह रहा है? ये वही बात कह रहा है कि भैया जैसे अपन ने कहा ना कि किसी व्यक्ति की लाइफ स्टाइल बहुत अच्छी है, उसकी कमाई का कोई स्रोत नहीं, उससे पूछा कि भैया आप चोरी चकारी करते हो, कि आप डाकू हो? वो कहता है कि नहीं, या कहता है हाँ, वो बात अलग है, वो क्या कहता है। अपन ने इससे पूछा तो ये क्वेश्चन क्या है? सुसंगत है, रिलेवेंट है। भले ही वो इस बात का जवाब दे कि हाँ भैया मैं डाकू हूँ, मैं डकैती करता हूँ, तो अब स्वाभाविक सी बात है अगर वो ये बात स्वीकार कर लेता है कि वो डाकू है, तो स्वाभाविक सी बात है कि वो किसी अपराध में फंस सकता है, मतलब उस पर मुकदमा हो सकता है डाकू के रूप में, या हो सकता है उसे जुर्माना हो जाए, है ना। भले ही वो जो क्वेश्चन आप कर रहे हैं उसका जवाब वो जो देता है उसकी बदले उसे कोई सजा हो सकती हो, उसे कोई जुर्माना हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर क्वेश्चन ऐसा है तो पूछा जा सकता है, लेकिन रिलेवेंट होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अपवाद है इसका एक परंतु। परंतु कहता है जो 376 वाले मैटर है अभियोजन में, जहां सम्मति का विवादक प्रश्न हुआ पीड़िता की प्रति परीक्षा में उसके साधारण अनैतिक आचरण या किसी व्यक्ति के साथ पूर्व लैंगिक अनुभव के बारे में, ऐसी सम्मति या सम्मति की प्रति के लिए प्रकृति के लिए साक्ष्य देना या प्रश्नों को पूछना अनुज्ञेय नहीं होगा। ये स्पष्टीकरण कर दिया। ये तो तीनों बातें तो पूछी जा सकती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो ये विक्टिम है उससे जो है आप उसके साधारण अनैतिक चरित्र के बारे में क्वेश्चन कर सके, या आप ये क्वेश्चन कर सकें कि आपके जिस जिस व्यक्ति ने रेप किया है उससे पहले पूर्व से संबंध है, तो ऐसे क्वेश्चन आप उससे नहीं कर सकते, ठीक है। ये एक अपवाद जोड़ दिया, ये अपवाद भी है एक। देखिए आपने यहाँ पढ़ा है ना कि जो सील मतलब चरित्र पर किसी की उंगली उठाई जा सकती है प्रति परीक्षा में, लेकिन जो अपवाद जो है प्रोटेक्ट करता है कि जो रेप विक्टिम महिलाएं होती हैं उनके साधारण अनैतिक चरित्र के बारे में भी क्वेश्चन नहीं किए जा सकते हैं, और उनसे इस तरीके का क्वेश्चन उनके आप ये नहीं कह सकते कि जो विवाहित जो रेप पीड़िता है उसके चरित्र पर उंगली उठाओ, उसके सील पर उंगली उठाओ, उस पर आप उंगली नहीं उठा सकते। ये परंतु इसमें जोड़ा गया है। देखिए 147 और देख लीजिए। 147 कहता है साक्षी को उत्तर देने के लिए कब विवश किया जा सकता है। सेक्शन 147 कहता है कि विवश करना, साक्षी को उत्तर देने के लिए कब विवश किया जा सकता है, कब विवश किया जा सकता है। ठीक है, तो साक्षी को कब विवश किया जा सकता है उत्तर देने के लिए, जो है विवश किया जा सकता है, कब आप उसको जो है विवश कर सकते हो। ये कहता है यदि ऐसा कोई प्रश्न उस वाद या कार्रवाई में से सुसंगत है, किसी बात से संबंधित है, तो धारा 132 के उपबंध लागू होंगे। ये कह रहा है कि अगर कोई प्रश्न जो है रिलेवेंट है, किसी घटना से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ कह रहा है कि धारा केवल कह रहा है 132 के जो है उपबंध लागू होंगे। 132 के उपबंध अपन में पहले पढ़ चुके हैं कि न्यायालय द्वारा जो है 132 क्या कहता है। 132 कहता है कि उससे प्रश्न जो है आपके था इस आधार पर कि उसका उत्तर उससे जो उसका जो भी व्यक्ति जो है जवाब देगा उसका उत्तर उसे अपराध में फंसाएगा। ये था उसमें कि कोई भी प्रश्न जो है उससे पूछे जा सकते हैं, केवल इस कारण से वो इनकार नहीं कर सकता किसी भी प्रश्न को देने से कि उसकी वजह से जो है अपराध में फंस सकता है। तो वहां उस तरीके का अगर कोई क्वेश्चन है तो उससे पूछे जा सकते हैं। कुल मिला के ये है कि अगर रिलेवेंट घटना है और जुड़ी हुई घटना है तो उससे क्वेश्चन किए जा सकते हैं, और उससे उन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए बाध्य भी किया जा सकता है, भले ही वो उस उत्तर के वजह से किसी अपराध में फंसता हो, तो भी ऐसे प्रश्न का उत्तर देने के लिए क्या किया जा सकता है, उसे विवश किया जा सकता है। कब विवश किया जा सकता है? जब सुसंगत हो मामला, उस घटना से जुड़ा हुआ सुसंगत हो। जो भी क्वेश्चन किए जा रहा है, जो भी मामला है, उससे अगर सुसंगत मामला है तो उसको जो है विवश किया जा सकता है। अगर जो वाद है या जो उसकी कहता है वाद या कार्रवाई से सुसंगत है मैटर, इतना याद रखना, वाद या कार्रवाई से अगर सुसंगत मैटर है तो उसको जो है साक्ष्य देने के लिए विवश किया जा सकता है धारा 132 के अनुसार। यानी उसको चाहे वो अपराध में फंस रहा हो जवाब देने की वजह से, तो भी जो है उससे क्वेश्चन किए जा सकते हैं। 148
सेक्शन जो है आपका 148 कल देखेंगे। अब क्या ना थोड़ा ही बचा है, 148 कब देखेंगे कि ये जो है न्यायालय विवश करता है, 148 से लेके 167 तक देखेंगे। ये लगभग एक तरीके से ये आपका लास्ट ही चैप्टर है, जो 11वां चैप्टर है उसमें केवल एक ही धारा है, 167 केवल एक धारा है, तो एक तरीके से ये लास्ट ही चैप्टर है। जो 11वां चैप्टर है उसमें केवल एक ही धारा है, 167। ठीक है, ये अपन बाकी कल निपटाएंगे, इसको कल खत्म कर लेंगे, कल खत्म हो जाएगा ये आपका एविडेंस। ठीक है, चलिए।